नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है न्यूलिटी ऑफ मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट में चैप्टर 4 में, जिसमें सेक्शन 11 और 12 के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। 11 में शून्य विवाह की बात की गई है कि कौन कौन से विवाह शून्य होते हैं और इस सेक्शन का प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ धाराओं का प्रभाव भूतलक्षी यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो धारा 11 का जो इफ़ेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं है, यानी ये अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अगर कोई विवाह किया गया है उसी पर यह लागू होगा। उसके पहले, ये एक्ट लागू होने के पहले अगर कोई विवाह हुआ है तो उस पर ये धारा लागू नहीं होगी। तो अगर धारा 5 का जो खंड 1, 4 और 5 है उसमें जो शर्तें दी गई हैं उसको कोई वायलेट करता है, ओवरराइड करता है, उल्लंघन करता है, तो वो विवाह अकृत और शून्य होगा। और कोई भी जो एग्रीव्ड पक्षकार है, एग्रीव्ड पार्टी है, उसके द्वारा दायर की गई याचिका पर वो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा न्यायालय के द्वारा। तो धारा 5 का खंड 1 जो ये बताता है कि विवाह के समय किसी भी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित ना हो, यानी बाइगेमी जो द्विविवाह है वो मान्य नहीं है। और अगर किसी एक पक्षकार का कोई पति या पत्नी विवाह के समय जीवित है तो वो विवाह शून्य होगा। खंड 4 में प्रतिषिद्ध नातेदारी की बात की गई है। तो जो प्रतिषिद्ध नातेदारियां हैं उनके अंतर्गत अगर कोई विवाह किया गया है धारा 5 क्लॉज 4 तो वो शून्य होगा। और सपिंड नातेदारी धारा 5 खंड 5 का जो बताया गया है उसमें सपिंड नातेदारियां जो हैं उनके अंतर्गत अगर कोई अंदर विवाह किया गया है तो वो शून्य होगा। और कौन करेगा? जो प्रभावित पक्षकार होगा, किसी एक पक्षकार के द्वारा, किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध ये किया जा सकेगा। धारा 12 में शून्यकर्णी विवाह के बारे में बात की गई है। अब इस धारा का प्रभाव जो है वो भूतलक्षी प्रभाव है, यानी ये धारा जो है अधिनियम के बाद किए गए विवाह और अधिनियम के पहले, इस अधिनियम के लागू होने के पहले किए गए विवाहों पर भी लागू होता है। कुछ आधार बताए गए हैं कब शून्यकर्णी किया जा सकता है। शून्यकर्णी क्या होता है? जिसमें एक पक्षकार के द्वारा तो विधता वो प्रवर्तनीय होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार के विकल्प पर उसको शून्यकर्णी घोषित कराया जा सकता है। तो शून्यकर्णी विवाह में कौन कौन से आधार हैं और इसका भूतलक्षी प्रभाव है इस धारा का, यानी ये इस अधिनियम के लागू होने के पहले और बाद के विवाहों पर भी लागू है। यानी पहला जो आधार दिया गया है वो दिया गया है मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओविंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी इम्पोर्टेंसी अगर है और इम्पोर्टेंसी के कारण अगर इंटरकोर्स नहीं हुआ है, कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, विवाह के बाद नहीं हो पाया है, तो उस विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है। दूसरा जो बताया गया है धारा 5 के खंड 2 में जो शर्तें बताई गई हैं, तो धारा 5 के खंड 2 में कौन कौन सी शर्तें हैं? पहला तो विधिमान सम्मति देने में असमर्थ है अगर व्यक्ति, पहले खंड में कोई पक्षकार विधिमान सम्मति देने में असमर्थ है। दूसरा, अगर विधिमान सम्मति देने में समर्थ भी है लेकिन वो इस प्रकार मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है कि विवाह और संतान उत्पत्ति के योग्य न हो। उन्मत्तता तीसरा दिया है उसे उन्मत्तता का बार बार दोहराना पड़ता हो। तो अगर इन आधारों पर, इन शर्तों के उल्लंघन पर कोई विवाह किया गया है
तो विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है न्यायालय में याचिका दायर करके, प्रभावित पक्षकार उसको शून्य घोषित करा सकते हैं। धारा 12 में जो तीसरा आधार है उसमें ये बताया गया है, सम्मति की बात बताई गई है, याचिकादाता की सम्मति। तो दो सम्मति हैं, एक तो याचिकादाता की सम्मति है और दूसरा संरक्षक की सम्मति है, जो विवाह के लिए संरक्षक की सम्मति है, जो कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के लागू होने से पहले की बात। यानी ये जो क्लॉज है वो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के लागू होने के पहले की सम्मति के बारे में बात करता है। बाद में इस एक्ट के द्वारा बाल विवाह को निषेध कर दिया गया और अगर ऐसी सम्मति कपट के द्वारा प्राप्त की गई है, यानी याचिकादाता की सम्मति या विवाह के संरक्षक की सम्मति कपट के द्वारा प्राप्त की गई है। चौथा जो आधार है, यदि स्त्री विवाह के समय जिस व्यक्ति से विवाह हो रहा था उससे भिन्न व्यक्ति से गर्भवती थी, यानी विवाह के समय गर्भवती थी और उस व्यक्ति से गर्भवती नहीं थी जिससे वो विवाह हुआ, किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी। तो चार आधार ये हो गए और इनके आधार पर अगर कोई विवाह होता है तो शून्यकर्णी होगा। अब क्लास 2 में जो बात बताई गई है कि कोई भी याचिका कब ग्रहण की जाएगी और कब ग्रहण नहीं की जाएगी, इसके संबंध में कोई भी याचिका कब ग्रहण की जाएगी और कब ग्रहण नहीं की जाएगी, उपधारा 1 में जो भी बातें, जो भी आधार दिए गए हैं, तो कब नहीं की जाएगी। याचिका जो करने का जो टाइम है, जो फोर्स है, उसके चालू रहने, यानी वो बदल जाए, या कपट का पता चल जाने से 1 वर्ष के से अधिक पश्चात, 1 वर्ष के बाद की गई अगर याचिका, यानी जब तक करना है उसके 1 वर्ष के बाद की गई या कपट का पता चलने के 1 वर्ष के बाद की गई। दूसरा जो अगर ये 1 वर्ष के पश्चात याचिका की गई है तो ग्रहण नहीं की जाएगी। अगर कोई बात का पता चल गया है, कपट का पता चल गया है और उसके बाद भी दोनों आपसी सहमत से पति पत्नी के तौर पर आपस में रह रहे, या फिर जो प्रेस्क्राइब टाइम है जहां से वो शुरू हो जाता है, टाइम शुरू हो जाता है याचिका करने का विवाह के समय से, और कोई नहीं करता, या फिर कपट के पता चल जाने पर दोनों, कपट का पता चल गया फिर भी दोनों पक्षकार आपस में पति पत्नी के तौर पर रह रहे हैं पूरी सम्मति से, तो वहां पर याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी। ख में बताया गया है कि उपधारा 1 के खंड घ में, उपधारा 1 के खंड घ में जो बात बताई गई है, गर्भवती स्त्री की बात बताई गई है। विवाह के समय कोई स्त्री गर्भवती है और वो उस व्यक्ति से नहीं है जिससे इसका विवाह हो रहा है, तो उसके आधार की बात बताई गई है कि तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता कि याचिकादाता ऐसे तथ्यों से विवाह के समय अनभिज्ञ था, उसको नहीं पता था कि ये स्त्री गर्भवती है, और अगर अधिनियम के पहले विवाह हुआ है, इस एक्ट के, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने के पहले वो विवाह हुआ है, तो
इस एक्ट के लागू होने के 1 साल के भीतर, ठीक है, यानी उसका टाइम पीरियड क्या है। अगर खंड घ में 12 के खंड क्लॉज घ में क्लॉज डी में जो बात बताई गई है गर्भवती स्त्री की बात, तो अगर पहली चीज़ तो उसको ये चीज़ जानकारी ना रही हो, अगर जानकारी होगी तो ग्रहण नहीं की जाएगी विवाह के समय। और दूसरी बात, अगर विवाह इस अधिनियम के लागू होने के पहले हुआ है तो उसके लागू होने के 1 साल के भीतर ऐसी याचिका प्रस्तुत की जाएगी। और अधिनियम लागू होने के बाद हुआ है तो विवाह की तारीख से 1 साल के भीतर उसकी याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। विवाह के पहले में इस एक्ट के लागू होने के 1 साल के भीतर, और इस एक्ट के लागू होने के बाद अगर कोई विवाह हुआ है तो विवाह की तारीख से 1 साल के भीतर वो याचिका प्रस्तुत कर देनी चाहिए। अब इसका तीसरा क्लॉज जो है, याचिकादाता की सम्मत से वैवाहिक संभोग उक्त आधार का, यानी जब से ये बात पता चली कि वो स्त्री किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती है और उस दिन से उस ज्ञान का पता, उस बात का पता चल जाने के ज्ञान से उस दिन से संभोग ना हुआ हो, कोबिटेशन ना हुआ हो आपस में, और अगर हुआ है तो याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी। तो इन आधारों पर, जो 3 आधार बताए गए हैं, उनके आधारों पर अगर ऐसा होता है, इनके अंदर होता है, अंतर्गत होता है, तो याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी। और अगर इसके आधारों के अंतर्गत नहीं आता है तो याचिका ग्रहण की जाएगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक डाइवोर्स के संबंध में नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।